हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम यूपी बोर्ड में क्लास 12 में 2019 में 2023 में 8 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, लेकिन बच्चा लैंग्वेज पढ़ के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। हमें प्रूफ ये करना है कि शंकु के अंदर जो सबसे बड़ा यानी सबसे महत्तम वक्र पृष्ठ का बेलन जो है लंबवृत्तीय बेलन बन सकता है, उसकी जो भी त्रिज्या होगी इस पूरे शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने एक शंकु ले लिया ABC और उसकी त्रिज्या मान ली मैंने OC। तो मैंने शंकु के आधार की त्रिज्या OC बराबर R मान ली। अच्छा, अब मैंने इसमें एक बेलन ले लिया और उस बेलन को कहा PQDE और उसकी त्रिज्या मैंने मान ली OE। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई OC शंकु की त्रिज्या है जिसको मैंने R माना, OA शंकु की ऊंचाई है जिसे मैंने H माना, और शंकु के अंतर्गत जो बेलन बन रहा है ये, उसमें जो वृत्त बन रहा है ये, उसकी त्रिज्या को मैंने माना OE और उसको मैंने मान लिया X। ठीक है, अब मैं आपको एक समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जो आपने 10th में पढ़ा था वो बता दूं। ये है फॉर एग्जाम्पल, यदि ABC समरूप है PQR के, यहाँ लिख दूं यदि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये आपको बताने के लिए करें, आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो AB और PQ का अनुपात बराबर होता है किसके? BC अनुपात QR के, बराबर होता है किसके? AC अनुपात PR के। ये होते हैं यदि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब यदि मैं बात करूं कि देखिए QEC और AOC ये भी तो समरूप त्रिभुज हैं। जब ये दोनों भी समरूप त्रिभुज हैं तो मैं कह सकती हूँ QE अनुपात AO बराबर होगा किसके? EC अनुपात OC के। पहले छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रही हूँ, फिर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रही हूँ। तो यही मैंने लिखा हुआ QE यानी ये वाली भुजा का अनुपात अनुपात OA, EC अनुपात OC। ठीक है, अब ज़रा देखिए QE को तो Q ही रहने दिया, AO को मैंने कहा AO की वैल्यू तो H है, OC मतलब ये रहा OC को मैंने कहा OC की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस OC को तो OC ही रहने दिया। अब बात आई EC की। EC यानी ये वाली वैल्यू, ये क्या है? यदि इस पूरे में से मैं इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचा ना EC। तो इस EC को मैंने क्या कह दिया है? OC माइनस के OE। ठीक है, अब OC की वैल्यू तो R थी, OE की वैल्यू मैंने X मानी थी, तो मैंने रख दिया। H यहाँ भाग में है, उधर भेज दिया, पहुंच गया डिवाइड में। सॉरी, इधर यहाँ भाग में है, उधर पहुंच गया मल्टीप्लाई में। गलत बोल गई मैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ तो होता है 2πRH। ठीक है, R मतलब बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या को तो हमने क्या कह रखा है? बेलन की त्रिज्या को तो हमने, जरा देखिए, QE क्या थी भाई? QE थी बेलन की ऊंचाई। बेलन की त्रिज्या को हमने कह रखा है X। बेलन की त्रिज्या मतलब OE मतलब X। तो हमने क्या किया? बेलन की त्रिज्या R की जगह रख दिया X, और H यानी QE यही तो है बेलन की ऊंचाई, इसकी जगह रख दिया हमने QE की वैल्यू, जो कि ये आ गई थी। अगली बार हमने क्या किया? इस x का मल्टीप्लाई, h को तो आगे रख लिया, x का मल्टीप्लाई इस r में कर दिया, x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ। क्योंकि हम त्रिज्या यहाँ हमने बेलन की x मानी है, तो ये सब काम हम x के थ्रू दिखाया है हमने। अब मैंने कहा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इस वाले समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन किया तो एक बार अवकलन करेंगे तो s डैश x लिख लिया, ये कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। यहाँ x का अवकलन किया तो आ गया 1, तो यहाँ बचा केवल r, और x स्क्वायर का अवकलन किया तो हो गया 2x। ठीक है, जब भी हमें कभी महत्तम यहाँ न्यूनतम वैल्यू निकालनी होती है तो ये सब डिसाइड होता है उसके डबल डेरिवेटिव से, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में यदि वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो महत्तम है, और पॉजिटिव आ रही है तो न्यूनतम है या निम्नतम है। तो मैंने क्या किया, एक बार और इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, r भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये हो गया x का 1 और -2 का -2 ही रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव वैल्यू ये बताती है कि जो बेलन हमने बनाया है ना उसका वक्र पृष्ठ महत्तम है। अब महत्तम वक्र पृष्ठ तो पता चल गया, लेकिन उस महत्तम वक्र पृष्ठ वाले की त्रिज्या भी तो हमें प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया, हमने कहा महत्तम या निम्नतम होगा किस बिंदु पे, उस बिंदु को निकालने के लिए हमने पहली बार जो अवकलन किया था उसे 0 रख दिया। अब 0 रख दिया, ध्यान करिए dy एक बार अवकलन करते हो जाता है dy/dx, उसको भी तो 0 रखते हैं महत्तम या न्यूनतम बिंदु निकालने के लिए। तो हमने एक बार क्या किया, पहले अवकलन को 0 रख दिया। अब जब पहले अवकलन को 0 रख दिया, महत्तम या न्यूनतम किस बिंदु पर है, इससे तो हमें ये पता चल गया कि महत्तम होगा, लेकिन वो महत्तम या निम्नतम किस बिंदु पे होगा उसे निकालने के लिए हमने 0 रखा। पहले अवकलन की वैल्यू को इससे 0 रखा तो देखिए ये डिवाइड में है, 0 में चला गया। अगली बार में 2πh मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में 0 के डिवाइड में गया, 0 बचा, तो यहाँ आ गया r-2x = 0। मैंने क्या किया, इस r को मैं इधर ले गई, -r हो गया, माइनस से माइनस को काट दिया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर भेज दिया, हो गया डिवाइड में। तो यहाँ x क्या था, x थी बेलन की त्रिज्या। यहाँ प्रूफ हो गया कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यही तो मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। बस हमें ये बात पता होनी चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। दूसरी बात, एक बार अवकलन करते हैं, उस अवकलन की वैल्यू को 0 रखते हैं बिंदु निकालने के लिए, और दूसरी बार अवकलन करते हैं, उससे ये पता चलता है कि महत्तम है या निम्नतम है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।